जिस घोल में मोल ना हो उसे मोललता नहीं कहते। दोस्तों, मैं रामहित राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक आपको पता चल ही चुका होगा। आज का टॉपिक है मोलरता और मोललता। हम लोग आज के क्लास में फाइनली डिस्कस करने वाले हैं कि भाई मोलरता क्या है, मोललता क्या है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस होने वाले हैं, दोनों के बीच क्या रिलेशन होने वाले हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग सबसे पहले आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। सर किसको डिस्कस करने वाले हो? तो सर आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, किसको भाई डिस्कस करने वाले हैं? तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सर सबसे पहले मोलरता को, कि मोलरता किसको कहते हैं। बहुत इजी है सर, मोलरता समझ पाना बहुत 30 मार खान वाला बात कोई हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इजी वे में इसको डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ, मैं ले चलता हूँ आपको मोलों की दुनिया में और सैर करवाता हूँ, मोलरता से मिलवाता हूँ, बतलाता हूँ मोलरता क्या है, मोलरता से आपका फाइनली मुलाकात करवा ही देता हूँ कि मोलरता होता क्या है। देखो सर, मोलरता क्या है, इस बात को सिंपली इस पॉइंट से आप आसानी से समझ सकते हो। बहुत आसान सी बात है। हमारे पास एक बिलियन है, बिलियन में दो चीज़ें होंगी सर। एक क्या होगा, विलय होगा, और दूसरा क्या होगा, विलायक होगा। ये दोनों मिल जाएगा तो क्या बनेगा भाई, विलय और विलायक मिल गया सर तो पूरे दुनिया को पता है बिलियन बनेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो इस बिलियन के 1 लीटर में, कितना लीटर में, 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोल को, अगर मान लीजिए 1 लीटर बिलियन के अंदर विलय 0.2 है तो मोलरता हो गया 0.2 मोल प्रति लीटर। 0.3 है तो मोलरता हो गया 0.3 मोल प्रति लीटर। भाई मोल अगर 1 है तो मोलरता हो जाएगा 1 ना, मोलरता हो जाएगा 1 मोल प्रति लीटर। मोल अगर 4 है तो मोलरता हो जाएगा 4 मोल प्रति लीटर। तो किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोल को क्या कहते हैं सर? तो विलय के मोल को मोलरता कहते हैं। बातें समझ में आ गई? अब इसे हम इजी तौर पर लिख लेते हैं सर कि मोलरता होता क्या है डेफिनेशन के तौर पर। भाई डेफिनेशन होता है किसी विलयन के प्रति 1 लीटर आयतन में उपस्थित, ना 1 लीटर आयतन में उपस्थित, क्या उपस्थित, तो आयतन में उपस्थित विलय के मोल को मोलरता कहते हैं। अगर इसे सिंबल विंबल देना होगा तो दे लीजिए। इसे कैपिटल M से सूचित किया जाता है। हम सिंबल दे दिए हैं, सूचित कर चुके हैं। अब हमारे पास जो फाइनली टर्म आ गया, अर्थात भाई थोड़ा पतला हो जा तू, आप नीचे बहुत मोटा हो गया, ठीक है पतला हो गया। अब मोलरता इज इक्वल टू N विलय, यानी विलय का मोल बटा V विलियन, विलियन का आयतन किसमें, तो लीटर में। ये मोलरता का टर्म हो चुका है। अब अगर बाई सिंबल इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं M बराबर N बटा V, कोई रोक टोक नहीं है, बिल्कुल मौज में लिखिए। इसी को आप लिख सकते हो सर, मोलरता बराबर विलय के मोल को, विलय का भार का होल बटा अनुभाग, बटा अनुभाग का होल बटा V विलियन। अब समझिए, अगर बिलियन का आयतन मिलीलीटर में हो
और हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो भाई फाइनली लीटर में तो आ ही जाएगा। अब इसी को हम लिख सकते हैं मोलरता बराबर विलय का भार का होल बटा अनुभार गुना 1000 बटा V बिलियन किसमें ml। सर इतना लंबा चौड़ा से काम चलने वाला नहीं है, कुछ छोटा करो छोटा करो। लो भाई मैं कर देता हूँ आपके डिमांड पे, बिल्कुल छोटा कर देता हूँ। अब इसको हम छोटा कर लेते हैं भाई। छोटा करके क्या करेंगे तो इसको हम सिंबल में बदल देते हैं। मोलरिटी बराबर विलय के भार को हम x मानेंगे। ध्यान दें ये ऑलवेज हमें ग्राम में लेना है x। अनुभार को तो हम WT मान ही रहे हैं, गुना कर देते हैं सर कितना से 1000 से बटा V इन ml। लो सर इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, हमने बहुत छोटा कर दिया, सिंबॉलिक टर्म में ला दिया। अब आसानी से आप इस पर क्वेश्चन कर लो, हो गया। मोलरता का मात्रक तो देख लीजिए, मोलरता का मात्रक क्या होता है सर, मोल प्रति लीटर। क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है ना, ये मोलरता का यूनिट है। मोल प्रति लीटर मोलरता का यूनिट हो गया। भाई क्वेश्चन आ गया कैलकुलेट करके दिखाओ, तो आपको तो पता है m बराबर n विलय बटा V बिलियन, तो हम इसे कैलकुलेट भी कर देंगे। इसलिए मोलरता बराबर मोल का मात्रक खुद मोल होता, मोल खुद एक मात्रक है, तो मात्रक का कोई अलग से मात्रक नहीं लेना है हमने, जो मात्रक है वही मात्रक यूज करेंगे। और बिलियन का मात्रक या बिलियन के आयतन का मात्रक लीटर, तो इसलिए m बराबर मोल, ये तो गड़बड़ हो गया, मोल प्रति लीटर ना, मोल प्रति लीटर लिख सकते हैं। और इसी को हम अलग सिचुएशन में कन्वर्ट कर दें तो इसे लिखा जा सकता है मोल लीटर इनवर्स। तो ये फाइनली मोलरता का यूनिट हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स के अकॉर्डिंग टू हम वर्क कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, ये मोलरता है या सॉरी मोलरता है। मोलरता आपने देख लिया, मोलरता का यूनिट देख लिया। अलीगढ़ क्लियर भाई, पहला दिन आए आज छुट्टी था और मैं तो 5 बजे से है ना आपकी बैच। ठीक है कोई नहीं, बने रहिए, देखिए आराम से। हाँ तो चलिए अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं और कुछ एक बातें इससे और समझ लेते हैं। मोलरता जो होता है ताप में परिवर्तन के कारण, ताप में परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो जाता है। आप कहता क्या है, ताप बदलोगे तो मोलरता बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसे इसके सापेक्ष आयतन के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है ना। तो कोई भी चीज़ें जिसे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया जाएगा, अगर उसके ताप में आप बदलाव करोगे तो वह बदल जाएगा। इसे बाय फॉर्मूला भी दिखा दो, m बराबर n बटा v। भाई आयतन आ रहा है ना, आयतन आ गया तो मोलरता बदल जाएगा। ये एक सिंपल सी कहानी थी। तो आपने अभी मोलरता देखा, मोलरता का मात्रक देख लिया, मोलरता ताप के कारण परिवर्तित होगा, ये भी आपने देख लिया। चलिए अब इससे आगे के टर्म को डिस्कस करते हैं। मोलरता से जुड़े हुए कुछ बातों को और पढ़ते हैं कि और क्या क्या हम लोगों को डिस्कस करना है। तो मोलरता का वो मूल टर्म था जिसको आप अभी देख रहे थे। मोलरता के जस्ट बाद हमारा टॉपिक है दूसरा मोलरता की। मोलरता किस प्रकार से कैलकुलेट होगा, इन सभी बातचीत को हमें डिस्कस करना है, समझना है, देखना है। देखो भाई मोलरता भी उतना ही आसान है जितना आसान मोलरता था। तो मोलरता और मोलरता सुनने में तो एक जैसा भले ही लगता है, लेकिन सिचुएशन अलग अलग होने वाला है। इन बातों का पूरा आप
ख्याल रखो। देखो मोलरता है, वो मोलरता था, उसको हम मोलर सांद्रता कह सकते थे। इसको हम कहेंगे सर मोलल सांद्रता। क्या कहेंगे? मोलल सांद्रता, जबकि उसको कह सकते थे मोलर सांद्रता। थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें सब कुछ बिलियन होता था, इसमें सब कुछ विलायक होगा। तो इसमें हम कहेंगे भाई, क्या कहेंगे? तो इसमें हम कहेंगे किसी बिलियन के, आराम से, किसी बिलियन के प्रति 1 किलोग्राम, प्रति 1 किलोग्राम ना, 1 किलो लेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित किसके मोल को? तो विलय के मोल को, विलय के मोल को, देखो पोल आ रहा था, विलय के मोल को मोललता कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। इसे अब सूचित कर लेते हैं, कुछ सिंबल बना लेते हैं। इसे स्मॉल m से ना, स्मॉल m से सूचित किया जाता है। इसका सिंबल हो गया स्मॉल m। अब जिस प्रकार से उसमें हम लोगों ने फार्मूला तैयार किया, तो इसमें भी फार्मूला आ जाएगा, इजी वे में आ जाएगा, क्योंकि स्मॉल m बराबर n विलय का मोल बटा w विलायक। अब विलायक का जो द्रव्यमान होना चाहिए वह किस में होना चाहिए? किलोग्राम में होना चाहिए। अब इसको और सिंबॉलिक ले जाना चाहते हो तो यहाँ हम लिख सकते हैं सर स्मॉल m बराबर n बटा w इन ग्राम। यहाँ पर w वेट है, किसका वेट है? तो विलायक का वेट है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसे तोड़ लेते हैं टुकड़ा टुकड़ा में, जैसा कि पहले आपने मोलरता को तोड़ लिया। अब मोलरता को हम लिख सकते हैं विलय के मोल को कि विलय का भार बटा कौन सा भार? तो अनुभार। हम भार में अनुभार से क्या करेंगे? भाग दे देंगे भाई, तो विलय का मोल निकल जाएगा। अब विलायक का द्रव्यमान, तो W विलायक ग्राम में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। हम डिवाइडेड कर देंगे कितना से? 1000 से। और अब इसे और थोड़ा सा हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करना बहुत जरूरी होता है। टेढ़े लोग जो होते हैं उसे समय समय पे सीधा करो। तो अभी हमारे पास तो लोग नहीं है, इक्वेशन है, इसी को सीधा करते हैं, लोग कर लेते हैं। विलय का भार बटा अनुभार ना, विलय के भार में हम अनुभार से भाग दे देते हैं, गुना कर लेते हैं सर। किससे गुना करेंगे? 1000 नीचे से उछल के कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। का होल बटा W विलायक ना, विलायक का वेट, और विलायक का वेट किस में होना चाहिए? तो ग्राम में होना चाहिए। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होगी। तो अब इसी सब चीजों को, चूंकि नॉमिकल्स बनाते समय इतना लंबा चौड़ा भाषा हमने लिखना नहीं है, एक सिंबल का यूज करना है, तो इसको हम सिंबॉलिक क्रिएशन में ले जाते हैं सर। और फाइनली भाई लिखना भी तो है, लिख लेते हैं। और स्मॉल m बराबर x बटा WT गुना 1000 बटा W इन ग्राम। देख लो, ये मोललता का सूत्र हो गया। वो था मोललता का, ये सूत्र किसका है? मोललता का है। तो इसमें नॉमिकल्स बनाते समय हम ऑलवेज विलायक का द्रव्यमान लेंगे, जबकि उसमें हम विलयन का आयतन लिया करते थे। दोनों में फर्क है, तो इसका मात्रक भी अलग होगा। देख लेते हैं इसका मात्रक क्या होगा। तो चलिए, मोललता का मात्रक क्या होता है भाई? तो मोल प्रति, ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम होता है। किसका मात्रक होता है? ये मोललता का मात्रक होता है। फाइनली अगर निकालना भी हो मोललता का मात्रक, तो आप बाय फॉर्मूला निकाल भी सकते हैं कि स्मॉल m बराबर, चूंकि स्मॉल m बराबर n विलय का मोल बटा W विलायक का द्रव्यमान। अब देखिए, मोललता इक्वल टू मोल का मात्रक मोल, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। सो फाइनली हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम, या इसी को आप लिख सकते हैं मोललता इक्वल टू मोल
kg इनवर्स ना, इस प्रारूप में आप इसको लिख सकते हैं। मोलरता का मात्रक आ गया। तो अब क्या, जैसे मोलरता ताप में बदलाव के कारण बदल जाता था, क्या मोलरता भी ताप में बदलाव के कारण बदलेगा? इस बात को समझ लेते हैं सब। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि भाई मेरे मोलरता ताप में परिवर्तन के कारण अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मोलरता जो है वह ताप बदल दो तो मोलरता में कहीं कोई बदलाव नहीं होगा, अपरिवर्तित रहता है। क्यों रहता है? तो क्योंकि इसे किसके सापेक्ष, द्रव्यमान के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है ना। ये प्रॉपर टर्म हो गया, ठीक है। अब देखिए, चूंकि स्मॉल m बराबर n विलय, आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं बटा w विलायक। तो यहाँ आपने टोटल टर्म देख लिया मोलरता और मोलरता का। अब इससे थोड़ा बहुत रिलेटेड और भी हम बातचीत करेंगे और आगे के टर्म को देखेंगे कि इसके बाद हमें क्या पढ़ना है। तो हमको क्या करना है, इस पर मैं एक नॉर्मली कहीं पर एक क्वेश्चन बतलाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कास्टिक सोडा है NaOH, और इसको जल में घोल रखे हैं हमने। इससे क्या बना दिया भाई, विलयन बना दिया। ध्यान से देखो, कहता है कि ये 10% है, तो ये कितना प्रतिशत हो जाएगा, 90%। हम मान लेते हैं इसका वेट 100 ग्राम है, तो इसका वेट जो है x वो हो गया 10 ग्राम। 90% 100 का 90 ग्राम। जबकि अगर हम इसी चीज में इसका अनुभार कैलकुलेट कर लें तो 40 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा। अब मोलरता अगर निकालना हो तो क्या निकालेंगे भाई मेरे, देखो जरा ध्यान से, ये नीला बॉक्स के अंदर मोलरता बराबर x बटा WT गुना 1000 बटा W ग्राम, ऐसा ही है ना। इसलिए मोलरता बराबर x, विलय का भार 10 ग्राम, अनुभार 40 ग्राम गुना 1000 बटा विलायक का भार 90 ग्राम। अब गुना भाग कर लीजिए, इतना मोल प्रति किलोग्राम इसका आंसर आ जाएगा। तो इस पे क्वेश्चन करना बहुत आसान काम है, इसलिए भी आसान काम है कि आपने देख रखा है भाई, समझ रखा है, टेंशन नहीं लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला टॉपिक होगा हमारा इसी मोलरता और मोलरता से रिलेटेड, और उस टॉपिक में हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, जरा नीचे आ जा भाई, जरा नीचे आ जा, आ गया, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा मोलरता एवं मोलरता में संबंध। देखना है इस दोनों के बीच क्या रिलेशन है, किसमें, मोलरता में और मोलरता में। इस दोनों के रिलेशन को हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमसे इजी वे में बन जाए। देखिए, मोलरता और मोलरता, इस दोनों में क्या संबंध हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कहाँ से, मोलरता से। मोलरता से जब चलेंगे तो मोलरता बराबर x बटा WT गुना 1000 बटा V इन ml। देखो ये तीनों चीज़ें आपको मोलरता के अंदर भी मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं m इंटू वी, ने मतलब हटा दीजिए, m इंटू वी बराबर 1000 x बटा WT। इसको हम कर लेते हैं समीकरण फर्स्ट। दूसरा, मोलरता से पुनः हम चलेंगे, कहाँ से चलेंगे, तो पुनः मोलरता से, और मोलरता का जो टर्म है स्मॉल m बराबर x बटा WT गुना 1000 बटा W ग्राम। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान में रखने योग्य होता है कि यहाँ पर W ग्राम जो हम यूज करते हैं, विलायक का वेट यूज करते हैं, ठीक है। तो m स्मॉल m इंटू W, ये तीनों चीज जो उसमें है मोलरता के अंदर वो मोलरता में भी है। तो 1000 x
बटा WT समीकरण सेकेंड। अब देखिए दोनों का RHS सिमिलर है ना, तो दोनों का LHS भी सिमिलर होगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। भाई दोनों इक्वेशन से अगर चलोगे तो MV इज इक्वल टू MW। यहाँ देखिए कैपिटल M है, यहाँ स्मॉल m है। इसी रिलेशन को और ज़्यादा आप समझ के लिखना चाहते हैं तो कैपिटल M का मतलब होता है मोलरता गुना V यानी वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, तो V बिलियन का आयतन बराबर मोलरता गुना W विलायक। ठीक है, अब ये बातें पूर्णतः क्लियर आउट रहा। तो मोलरता और मोलरता में तो संबंध आपने देख ही लिया। अब कुछ एक बातें जो मैं नोट करके विशेष तौर पर लिखवाना चाहता हूँ वो ये कि मोलरता के कुछ स्पेशल टर्म आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक बिलियन हो, बिलियन के मिश्रण का, बिलियन के मिश्रण का मोलरता है। तो भाई 2 या 2 से अधिक बिलियन हो उसका मोलरता के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। मिश्रण का मोलरता बराबर पहला बिलियन का मोलरता गुना पहला बिलियन का आयतन प्लस दूसरा बिलियन का मोलरता गुना दूसरा बिलियन का आयतन। इसी प्रकार से जितना रहेगा सबका करते चलेंगे, मोलरता में आयतन से गुना, और फाइनली उसके सभी आयतन से हम भाग दे देंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा। क्या कैलकुलेट हो जाएगा? मिश्रण का मोलरता कैलकुलेट हो जाएगा। इसी प्रकार से एक फार्मूला और उपयोग में आएगा। ये सब क्वेश्चन बनाते समय हम लोग इजी वे में देख पाएंगे, समझ पाएंगे चीज़ों को। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको, आसानी से बस आप समझते चलो, सीखते चलो। एक टर्म आ जाएगा M1 V1 बराबर M2 V2 बराबर M3 V3, जहाँ तक उसमें फाइनली हम MN VN लिख सकते हैं। कब तक? जब तक उसके अंदर क्या आते रहेगा, जब तक विलय का मोल समान मात्रा में रहेगा तब तक ये चीज़ें हम करते रहेंगे। तो ये मूल रूप से मोलरता और मोललता में अंतर था, और ये 2 मुख्य टॉपिक वाले नोट्स करके हमने जो फार्मूला लिखा है वो फार्मूला था। देखते हैं इसके आगे क्या है, इसके आगे के टर्म को डिस्कस कर लेते हैं। इसके जस्ट आगे है, देखो भाई मेरे यहाँ खटाखट चल रहा है, ये तो चलते रहेंगे, इसका काम है चलना, मेरा काम है चलना। चलो दोनों काम होता है, रहेगा साथ साथ। अगला है सर मोलरता और मोललता में अंतर। मोलरता और मोललता में क्या अंतर है देखो, तो समझ लो। ये टॉपिक हमने इसलिए भी शामिल किया है कि बोर्ड इस क्वेश्चंस को पूछता भी है। मोलरता और मोललता में अंतर ना, ये देख लीजिए। हमने एक तरफ मोलरता कर दिया, दूसरी तरफ मोललता कर दिया। तो मोलरता और मोललता में अंतर क्या होता है? यहाँ देखो भाई, 1 लीटर बिलियन में विलय का मोल मोलरता कहलाता है। ठीक है ना, कहलाता है। जबकि दूसरा सिचुएशन देखिए, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय का मोल मोललता कहलाता है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर तो है। एक बार विलय का मोल है बिलियन के आयतन के अंदर, एक बार विलय का मोल है विलायक के द्रव्यमान के अंदर। तो दूसरा हम लिख सकते हैं इसे आयतन के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है ना। इसको हम व्यक्त करेंगे तो किसके सापेक्ष? आयतन के सापेक्ष व्यक्त करेंगे।
इसको देख लो सर, इसे किसके सापेक्ष, यहाँ ये नहीं है सर, इसे द्रव्यमान के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। तो दोनों में एक सेपरेट डिफरेंट देख पा रहे हैं आप। तीसरा मुख्य अंतर की बातचीत करें हम, तो तीसरा अंतर जो हमारे सामने निकल के आना है वो आना है कि इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है ना। ठीक है, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर है, तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। चौथा जो मुख्य अंतर इसके अंदर शामिल होना है वो ये होना है कि यह ताप के कारण बदल जाता है, लेकिन यह ताप के कारण बदलता है सर, नहीं बदलता है। तो अभी आप देख रहे थे मोलरता और मोलरता में क्या अंतर है, क्या संबंध है, इन सब बातों को आपने डिस्कस किया। अब इसी से संबंधित हम कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं जो एनसीईआरटी ने लिख रखा है इन सब टॉपिक से रिलेटेड। उन सभी बातों को हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। कुछ एक क्वेश्चन मैं 1-2 क्वेश्चन करूँगा, बाकी सारा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा ताकि आप भी कुछ प्रैक्टिस करके देख लो कि भाई बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। जैसे सबसे पहला एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उस विलयन का मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। आंसर भी हमारे पास है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, NaOH है, दूसरा हमारे पास विलायक होगा और ये दोनों मिलकर क्या बना देगा, ये दोनों मिलकर विलयन बना देगा जिसमें इसका भार है 5 ग्राम और इसका अनुभार हम कैलकुलेट करेंगे तो भाई इसका देखो भाई ये तो रॉन्ग हो गया, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, टोटल हो जाएगा 40 ग्राम प्रति मोल ना, ये इसका हो चुका है। अब आयतन दिया हुआ है 450 ml और कहता है कि आप फाइनली निकालो, क्या निकालो, मोलरता निकालो। देखो सर मोलरता का सूत्र है आपके पास X/WT गुना 1000/V इन ml, ये सूत्र होता है मोलरता का। सो m बराबर x का वैल्यू 5, WT का वैल्यू 40 गुना 1000/450, गुना भाग तो करना होगा, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 5 नामा 45, भाई ये भी कट गया, 2 से काट लो ये 2 हो जाएगा, 2 से काट लो 5 हो जाएगा। फाइनली क्या बच रहा है, फाइनली हमारे पास आ रहा है मोलरिटी बराबर 5/18, भाग लगेगा नहीं, 0 कर लो, 50 हो गया। 50 में हम भाग तो लगा सकते हैं, 18 × 54, नहीं भाई नहीं लगेगा, उससे भी कम हो जाएगा, 18 दूना 36। ठीक है, कर लीजिए, पूरा जब डिवाइड करिएगा तो आपका आंसर देखिए फर्स्ट लेटर तो मिल गया 0.278 मोल प्रति लीटर, ऐसा करके आपका आंसर आएगा। अगर कैलकुलेशन आपका करेक्ट होगा तो आंसर भी करेक्ट होगा, कैलकुलेशन रॉन्ग होगा तो आंसर भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आई बात ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कुछ सोचे समझे, जल्दी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी का, तो भैया ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहा। अगला क्या कहता है, अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन, तो इसको भी ध्यान से लिखते हैं। अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन कहता है मोलरता की गणना करो। देखो इससे पहले था मोलरता, इसमें है मोलरता। अच्छी बात है कि 2 अलग-अलग क्वेश्चन हमारे पास आ गए। इथेनोइक अम्ल दिया हुआ है, भाई इथेनोइक अम्ल मतलब है एसिटिक एसिड ना, एसिटिक एसिड का यूपिक नाम होता है इथेनोइक एसिड। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ CH3COOH प्लस, ये किसमें घुला हुआ है, बेंजीन के अंदर घुला हुआ है। ये बात भी बहुत अच्छा है। और ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है,
बिलियन बना रहा है। बेंजीन का वेट 50 ग्राम, जो कि हम नॉट 50 ग्राम, भाई ज़्यादा दिया है, ऐसे में बेईमान बनना नहीं है। 75 ग्राम दिया तो बोल रहे थे 50 ग्राम 25 ग्राम उसका खा गए, हजम कर गए। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। इसका वेट दिया हुआ है 2.5 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। कार्बन 2 है, 12 दूना 24, हाइड्रोजन 3, 1 4, ऑक्सीजन 16 दूना 32। हालांकि ऑक्सीजन यहाँ भी चाहिए, वो केवल उसी में दिया हुआ है भाई, हमें भी चाहिए ऑक्सीजन। 28 और 32 60 ग्राम प्रति मोल। अब देखो चाहिए क्या, कहता है बिलियन का मोललता निकालो, की मोललता बराबर x बटा WT गुना 1000 बटा W। बहुत आसान सा काम है ना। अब सभी वैल्यू को आप इसमें रख दो। मोललता बराबर 2.5 अनुभाग 60 गुना 1000 बटा 75। हमें उम्मीद है सर कि आप गुना भाग जबरदस्त तरीका से कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत शानदार तरीका से आता है। और जैसे ही आप गुना भाग कर लीजिएगा तो आपका जो आंसर ये है ना 0.556 मोल प्रति किलोग्राम, ये जरूर आपसे मिल जाएगा। तो गुना भाग करके देखिए आंसर मैच करता है या नहीं करता है, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी का सर। अरे भाई नीचे रहा, ऊपर नहीं जाने का, ऊपर इतना जल्दी जाएगा, अभी बहुत समय है ऊपर जाने के लिए। हाँ, ये रहा अगला क्वेश्चन, जबरदस्त तरीका का है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता ही है कि इस सीरीज में मैं केवल और केवल एनसीईआरटी क्वेश्चन बतलाता हूँ, सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन बतलाता हूँ, एक एक करके बतलाता हूँ बिना टेंशन के साथ। लेकिन प्रत्येक बिलियन का क्या निकाले, मोलरता निकाले। भाई 2 बिलियन है हमारे पास, कहता है इस दोनों का मोलरता निकालो, और दोनों का मोलरता हमने कैलकुलेट करना है। तो मोलरता कैलकुलेट करना कौन सी बड़ी बात है, आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते बिना कुछ टेंशन लिए हुए। देख लो, कर लेते हैं। मैं तरीका बतला देता हूँ, आप करना खुद से। आंसर दिया हुआ है, देखिए सर। पहला है NO3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O, और इसका जो भार दिया हुआ है, इसका x दिया हुआ हमारे पास 30 ग्राम, और आयतन है बिलियन का 4.3 लीटर। आप ज़्यादा से ज़्यादा 4300 मिलीलीटर कर सकते हैं। अब देखिए, अगर अनुभार हमको पता चल जाए, इसका अनुभार निकाल लेते हैं। कोबाल्ट है 59, नाइट्रोजन 2 है 14 दूना 28, ऑक्सीजन 3 दूना 6 हो गया ना, 16 छक 96। जल का कितना होता है, जल ही जीवन है, जल का 18 होता है, 18 छक 108। कोई है भी 18 छक 108। अथोत्रा से कहने वाला, अथोत्रा से नहीं बोलना है भाई, 108 बोलना है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। अरे भाई खटखट बंद कर ले, 9 8 17 6 23 8 31 ना, ठीक है ना। अब भाई ट्राई कर लेते, 8 8 16 6 22 22 9 31, बाकी रहा 3 9 3 12 2 14 5 19, ठीक है। अब बाकी बचा 1 और 1 2, इतना ग्राम प्रति मोल। अब देखो सर, मोलरता का सूत्र है आपके पास, m बराबर x बटा WT गुना 1000 बटा V इन ml। तो सब कुछ आपके पास है, x है, WT है, V इन ml है। उम्मीद है कि आप बना के देख लीजिएगा। अगर आपका कैलकुलेशन ठीक ठाक रहा तो आंसर मैच कर जाएगा, नहीं ठीक ठाक रहा तो बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। उम्मीद मत करिए कि कोई जादू होगा और आंसर मैच कर जाएगा, कोई जादू नहीं होना है, आंसर बिल्कुल नहीं मैच करना है। दूसरा सिचुएशन देख लो सर, 30 ml 0.5 m H2SO4 को 500 ml तनु करने पर मोलरता क्या होगा। हाँ, गजब क्वेश्चन है। देखो, पहला बार में आयतन है V1 बराबर 30 ml, और M1 जो है वो कहता है 0.5 है। अब इसके आयतन को हम 500 ml कर देते हैं, तो बताओ मोलरता क्या होगा। तो सर इजी वे में फार्मूला लगाओ, M1V1 बराबर M2V2, और उम्मीद है कि आप सरल रूप से आंसर पाओ। फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ। M1 का वैल्यू 0.5, V1 का वैल्यू 30 बराबर
M2 का वैल्यू निकालना है, V2 का वैल्यू 500। भाई ये इस पॉइंट को उड़ा ले, 0 हो गया, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 5 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सो फाइनली देखो 3 बराबर 100 M2। हमको क्या चाहिए भाई, M2 बराबर 3/100। डिवाइड कर ले और देख लो सर आपका आंसर मैच करता है या नहीं करता। अगर आपका भाग सही रहा तो आंसर भी, भाग मतलब ई वाला भाग नहीं, ई वाला भाग, ठीक है ना। हाँ, ये सही रहा तो आपका आंसर मैच करेगा, नहीं सही रहा तो नहीं मैच करेगा। चलो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्या एफर्ट लगाया। हाँ भाई, जबरदस्त एफर्ट वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो भाई क्वेश्चन का ऐसी का तैसी नहीं हो, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर पाओ, समझ पाओ। देख लो, 2.5 किलोग्राम 0.25 मोलर जलीय विलयन बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के मात्रा की गणना करें। यूरिया का जो सूत्र होता है वो होता है NH2CO NH2 प्लस जल इज इक्वल टू विलयन। ये बन के तैयार है। देख लो भाई, पढ़ाई के साथ खटाखट वाला मजा केवल यही मिल सकता है और कहीं वो बोनस में मैं फ्री में दे रहा हूँ। हालांकि मैं शिक्षा भी तो फ्री में ही दे रहा हूँ आपको। विलयन का वेट जो है वो 2.5 किलोग्राम है, कुल मिलाकर कहिए 2500 ग्राम है। हम विलय का वेट मान लेते हैं, इसका वेट हमको निकालना है। x जो है वह क्या है, x ग्राम है, इसका वेट x ग्राम है। अनुभार हमको पता है कितना हो जाएगा, यूरिया का अनुभार 60 ग्राम प्रति मोल आता है, निकाल के देख लो। और मोललता दिया हुआ है सर कितना, 0.25 मोलल। मोलल मतलब भाई मोल प्रति किलोग्राम। हमको चाहिए विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान माइनस विलय का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान है 2500 माइनस x ग्राम, ये विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा ना। अब हमको मोललता निकालना है, ये विलय का भार निकालना है, तो m बराबर x बटा WT गुना 1000 बटा W इन ग्राम, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। अब देखिए इसका वैल्यू है 0.25, x का वैल्यू x ही है, WT का वैल्यू 60 है, गुना 1000 बट्टा 2500 माइनस x। समझ लो ना बात, ध्यान से समझो और आसानी से सब काम को कर लो सर। अब सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालो। अगर आप प्रॉपरली x को सॉल्व करने में सफल रहे तो आपके सफलता का परिणाम जो होगा वह होगा 36.964 ग्राम। ये आपके सफलता का परिणाम है भाई, कैलकुलेट करके देख लो। अब चलो और आगे चलते हैं और एनसीईआरटी के और अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं अब तेजी से आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन से मुलाकात करवा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है 20% वेट का वेट KI में घोल का घनत्व इतना है, डेंसिटी दिया हुआ है। तो विलयन का मोललता एवं मोललता ज्ञात करिए, दोनों का आंसर है। चेक करिए, अगर मैच करता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये आपका 5वां क्वेश्चन रहा ना। 5वां क्वेश्चन आप ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बारी बारी से अब केवल क्वेश्चंस पे आपका मुलाकात करवा देता हूँ। देखिए ये 6ठा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित को परिभाषित करिए, मोलरता और मोललता को परिभाषित करिए, परिभाषा के साथ साथ सूत्र भी लिखिए, तो ही आपका आंसर फाइनली कंप्लीट हो पाएगा। 7वां क्वेश्चन है, देखो और भी जबरदस्त वाला 7वां क्वेश्चन आ गया। 7वां क्वेश्चन क्या है इसको तो मैं बताने वाला हूँ भाई, बतला ही देता हूँ 7वां क्वेश्चन को कि 7वां क्वेश्चन एक्चुअल में क्या होने वाला है। चलिए देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन क्या होने वाला है। प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला साधन नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। मतलब कहता है कि उसमें 68% ही नाइट्रिक अम्ल है। इस विलयन का घनत्व तो इतना दिया हुआ है, तो मोलरता निकालो। एक्चुअल में मैं यहाँ पर आपको एक पहले थ्योरी बताता हूँ। देख मेरे भाई, मोलरता का सूत्र क्या होता है। मोलरता का सूत्र होता है m बराबर x बटा WT गुना 1000 बटा V इन ml। मेरे भाई बंद हो जा,
नहीं बंद होगा, आज ये खटखटाएगा ही। चलो देखते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अब देखिए आयतन के जगह पर हम लिख सकते हैं द्रव्यमान बटा घनत्व ना, बिल्कुल यही चीज हम करने वाले हैं। सो मोलकता बराबर x बटा W गुना 1000 बटा W बटा D ना। अब देखिए इसको जब हम सीधा करेंगे तो m बराबर x बटा WT गुना 1000 बटा W इन ग्राम गुना डेंसिटी। ये डेंसिटी बिलियन का होगा, वेट भी बिलियन का होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग डायरेक्टली इस पर सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे? क्योंकि 68% जलीय विलयन है, इसमें सब कुछ विलय विलायक विलयन सब कुछ क्या है, नाइट्रिक अम्ल ही है। तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्लस जल इज इक्वल टू विलयन। कहता है कि ये 68% है तो ये 32% हो गया। इसका वेट मान लो 100 ग्राम। वेट हमको चाहिए ना, देखिए मिल गया। डेंसिटी भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है सर? 1.504 ग्राम प्रति ml, ये डेंसिटी दिया हुआ है। अब देखिए इसका वेट हम 100 ग्राम माने तो इसका वेट हो जाएगा 68 ग्राम, और इसका अनुभार तो निकालना होगा। हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 या 48, 62 1 63 ग्राम प्रति मोल। कहता है कि भाई मोलरता बताओ, मोलरता क्या है? तो चूंकि मोलरता बराबर x बटा WT गुना 1000 बटा V इन ml। नहीं ऐसा मत करो। ऐसा इसलिए नहीं करो कि डेंसिटी, ये वॉल्यूम तो दिया हुआ नहीं है, डेंसिटी दिया हुआ। तो डेंसिटी बेस का जो फॉर्मूला वो लगा दीजिए। डेंसिटी बेस का फॉर्मूला आपका क्या है? W इन ग्राम गुना D। तो हम ये करने वाले हैं m बराबर x का वैल्यू 68, WT का वैल्यू 63 गुना 1000, W इन ग्राम 100, डेंसिटी है 1.504। भाई यही है ना, इतना मोल प्रति लीटर। अब आपका कैलकुलेशन सही होगा तो फिर आपका आंसर सही होगा, और आंसर सही करने के लिए आपको कैलकुलेशन सही से करना होगा। समझ में आ गई बात ना? चलिए अब आप मिला के देख लीजिए गुना भाग करके। वो बगल में एक थ्योरी है, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। चलते हैं एनसीईआरटी के अगला प्रश्न के ऊपर। और एनसीईआरटी का अगला प्रश्न क्या है भाई साहब? तो एनसीईआरटी का अगला प्रश्न ये रहा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप इसे ध्यान से देखिए, समझिए। मैं बतलाने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल उसी बेस पर जो पहला था। ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% है। विलयन का मोललता तथा मोलरता ज्ञात करें। यदि विलयन का घनत्व इतना, सब कुछ दिया हुआ है सर। ग्लूकोज C6H12O6 इज इक्वल टू जल इज इक्वल टू विलयन। अब देखो थोड़ा मैं हेल्प कर देता हूँ, बस मानव के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ। कहता है कि ये 10% है, ये 90%। वेट मान लीजिए इसका 100 ग्राम हो गया। ये हमारे पास 10 ग्राम हो गया, इसका वेट हो गया 90 ग्राम। बिलियन का डेंसिटी देल है 1.2 ग्राम प्रति ml। अब देख लो इसका मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का जब आप कैलकुलेट करते हो तो थक चुके होंगे आप कर करके, 180 ग्राम प्रति मोल आता है। तो कहता है कि मोललता निकालो, और क्या निकालो? मोललता निकालो। मोललता का सूत्र है m बराबर x बटा WT गुना 1000 बटा W इन ग्राम। सो मोललता बराबर वैल्यू ऑफ x का वैल्यू 10, WT का वैल्यू 180 गुना 1000 बटा W इन ग्राम। भाई W इन ग्राम 90, ये इतना मोल प्रति किलोग्राम। एक आंसर तो ये आ जाएगा, सॉल्व कर लो, मोललता का आंसर में मैच कर जाएगा। दूसरा चलते हैं हम मोललता के ऊपर। मोललता का सूत्र क्या होता है? m बराबर x बटा WT गुना 1000 बटा V इन ml। लेकिन देखो क्वेश्चन में V इन ml है तो है नहीं, तो दूसरा सूत्र भी हमारे पास है। और मोललता बराबर x बटा WT गुना 1000 बटा W इन ग्राम। यहाँ जो वेट है विलायक का नहीं है, बिलियन का वेट है, गुना D। और m बराबर x का वैल्यू, अब x का वैल्यू वही विलय 10 और विलय का अनुभार 180 गुना 1000 बटा बिलियन का द्रव्यमान 100 और डेंसिटी है 1.2।
इसको सॉल्व कर लीजिए, इतना मोल प्रति लीटर आपका एक आंसर ये वाला आ जाएगा। तो 2 आंसर आप कंप्लीट कर सकते हैं इससे करके। गुणा भाग सही करिएगा तो आंसर मैच कर जाएगा, नहीं सही करिएगा तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। चलिए एनसीईआरटी के अगला क्वेश्चन से आपका मुलाकात करवाते हैं। जबरदस्त वाला क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, है हिम्मत तो करके बतलाओ, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन पाओ। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, यदि 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 एवं NaHCO3 के मोलों की संख्या समान हो तो इस मिश्रण से पुनः क्रिया करने के लिए 0.1 m HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी। आंसर दिया हुआ है, बनाइए और आंसर पाइए। एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन है आपके पास, ये भी उतना ही आसान है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दोनों चीज कैलकुलेट करना है सर। कौन कौन सा चीज कैलकुलेट करना है, तो इस क्वेश्चन के अंदर मोलरता भी निकालना है, मोलरता भी निकालना है, सारा कंपोजिशन दिया हुआ है, आप करके देख लो। आप चाहते हो कि इसी प्रकार से एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशंस आप तक पहुँचे, आपको मिल पाए, तो जुड़िए राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से और जोड़िए अपने साथियों को और इसका पूरा फायदा उठाइए। आज आपने क्या सीखा, तो आज आपने सीखा जिस घोल में मोल ना हो उसको मोलरता या मोललता नहीं कहते हैं मेरे मित्रों। धन्यवाद।